हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम स्टैटिक चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम भारत की पॉलिटी की क्लास लेके आए हैं, जिसमें अपन सर्वप्रथम पढ़ेंगे भारत के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति के बारे में। पॉलिटी से बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो सीधे राष्ट्रपति से जुड़े हुए होते हैं, और आपको उसके इर्द गिर्द जितने भी राष्ट्रपति संबंधित जो अनुच्छेद हैं उसको अपन बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे देखेंगे, और साथ साथ में ये देखेंगे बेसिक रूप से कि राष्ट्रपति की चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया कैसी है, और उसको अपन एक ऐसी जो है शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा अनुच्छेदों को अच्छी तरीके से याद करने का प्रयास करेंगे। अपन के दिमाग में ये चीज होती है कि सर अनुच्छेद तो याद ही नहीं रहते हैं, कितनी भी बार कोशिश कर ली पर अनुच्छेद याद नहीं रहते हैं, परंतु यहाँ हम ऐसी एक ट्रिक्स बताएंगे जिनसे आपको आसानी से अनुच्छेद याद हो जाएंगे। साथ ही साथ में अपन को क्या पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति जो है संघीय कार्यपालिका का किस प्रकार से प्रमुख होता है और किस प्रकार की शक्तियां उनके पास में होती हैं। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का पद किस प्रकार का होता है और वो पद जो है किस प्रक्रिया के द्वारा चुना जाता है, या पद के ऊपर कौन से व्यक्ति बैठ सकता है, उनकी क्या योग्यताएं होती है, ये सारी बातें अपन पढ़ेंगे। उसके बाद निर्वाचन, योग्यता, शपथ और महाभियोग यानी उसको हटाने की प्रक्रिया को आसान शब्दों में पढ़ेंगे, और बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। जितने अपन जो है शब्द या किताबी भाषा के शब्दों का प्रयोग इतना नहीं करके केवल अपन को समझना उस चीज को, यदि अपन को समझ में आ जाएगा तो आसानी से अपन धीरे धीरे उसको समझते जाएंगे। यदि सबसे पहले अपन बात करते हैं कि राष्ट्रपति का पद का भारत के जो है संविधान में उसका क्या महत्व है और कैसे वो पद बना था, ठीक है ना। अपन यदि पीछे यदि बात करें देखें तो सबसे पहले अपन को बेसिक कुछ चीजें समझनी होगी, ठीक है ना। बेसिक कुछ चीजें अपन को समझनी होगी, जैसे देखो कि यदि सबसे पहले संघ सरकार को समझते हैं। संघ सरकार यदि आपको समझ में आ गई तो डेफिनेट रूप से आपको राष्ट्रपति तक अपन आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि कहते हैं ना बेसिक आपको यदि अच्छा नहीं है, यदि आपकी जो है नींव मजबूत नहीं है, तो फिर आप उस चीज तक नहीं पहुंच सकते। देखिए कि संघीय सरकार के अंग या स्तंभ की बात करें तो संघीय सरकार के जो है संघीय सरकार के 3 अंग होते, स्तंभ होते हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कहने का मतलब हो गया जैसे अपन के हाथ, पैर, सिर, ये शरीर के जो अंग होते हैं वो जैसे काम करते हैं, वैसे ही सरकार के ये 3 अंग होते हैं जो मिलकर के काम करते हैं, और ये जो है अच्छी सरकार देते हैं, या कह सकते हैं कि जनता के हित के फैसले लेते हैं। तो अपन बात करते हैं यहाँ पर व्यवस्थापिका की। अब व्यवस्थापिका को हम विधायिका कह दें तो भी कोई गलत नहीं है, उसको विधायिका भी कहते हैं, ठीक है ना। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कानून का निर्माण करना। इनका काम होता है कानून का निर्माण करना। व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती हैं, कार्यपालिका कानून को लागू करती हैं। इनका काम क्या है? कार्यपालिका कानून को लागू करती है, या व्यवस्थापिका द्वारा बनाया गया जो कानून होता है उसके अनुरूप या उनके अनुसार सरकार को चलाने का काम करती है, ठीक है, कार्यपालिका। अब तीसरी है न्यायपालिका। न्यायपालिका जो बनाया हुआ कानून है उसकी रक्षा करने का काम करती है, या कह सकते हैं कि उसकी व्याख्या करने का काम करती है। ये चीज एकदम बिल्कुल सिंपल है, अपन को समझ लेनी है, ठीक है ना। अब देखो यहां से जो चीजें समझनी है कि संसद के सदन, संसद के बेसिक हैं, सबको पता है कि संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। परंतु मैं कह दूं कि संसद के अंग कितने हैं, तो फिर बात आपके सामने आ जाएगी कि संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो हम आज राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मैं कह सकता हूं कि संसद का अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, ठीक है ना। अब कार्यपालिका के अंदर कौन कौन आते हैं? कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। उसके अलावा उसके सहायक जो अंग होते हैं वो सारे जो केंद्रीय कर्मचारी वगैरह होते हैं वो सारे उसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है ना। अब अपन सीधे चलते हैं राष्ट्रपति के टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना।
तो देखिए राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका एवं राष्ट्रपति का पद। अब जो संघीय कार्यपालिका के साथ में राष्ट्रपति का पद का क्या वजूद है या किस प्रकार से अपन इस राष्ट्रपति के पद को संघीय कार्यपालिका के साथ में जोड़ करके पढ़ेंगे। संघीय कार्यपालिका पीछे हमने समझिए कि इसका काम क्या होता है, कानून लागू करना। क्या काम होता है, कानून लागू करना या कानून के अनुसार सरकार को चलाना। ये चीज अपन को समझ में आ गई है। तो अब ये कहते हैं कि संवैधानिक प्रावधान, यानी भारतीय संविधान में भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। अनुच्छेद 52 से लेकर 58 तक, कहां तक है, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, सॉरी अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघीय कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है। ये चीज बिल्कुल आपको समझनी है, ठीक है। और इसका काम है कानून को लागू करना। तो ये जो है भाग 5 में दिया हुआ है, संघीय कार्यपालिका भाग 5 में है संविधान के, ठीक है। संवैधानिक सीमा क्या है, ये व्यवस्था मुख्य रूप से अनुच्छेद 52 से लेकर 78 में दी हुई है। और कार्यपालिका के अंग कौन कौन से जो हमने पढ़े थे, कार्यपालिका के अंग के रूप में हमने पढ़े थे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ठीक है ना, जिसको सीजीआई या एजी भी कहते हैं, शामिल होते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। ये तीन चीजें आपको, ये चीजें यहाँ पे अपन को समझिए, आराम से समझिए। उसके बाद में अब देखो कि ये कह सकते हैं कि जो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद कहता है 52। कौन सा अनुच्छेद कहता है, ये अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आई बात समझ में, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो देश का संवैधानिक प्रमुख होगा। ये ध्यान रखना। अब संवैधानिक प्रमुख होगा, संवैधानिक प्रमुख का मतलब होता है कि सारा जो काम है वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, संपूर्ण काम है वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। यानी संपूर्ण जो कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे स्कूल्स वगैरह में हम पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि सभी जो काम वगैरह होता है, लिपिक करता है, कलर करता है, बाबू करता है, जबकि सील किसकी लगती है, आपके प्रिंसिपल की लगती है, प्रधानाध्यापक की लगती है। उसी प्रकार उनके नाम से सारे काम किए जाते हैं। तो नाम जो है होगा राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। कह सकता हूं मैं यहाँ पे कि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। जबकि वास्तविक प्रमुख कौन होता है, वास्तविक प्रमुख होता है आपका प्रधानमंत्री। यहां से भी प्रश्न बनता है, वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और मंत्री परिषद होती है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद वास्तविक प्रमुख होता है। यहां से प्रश्न आपका बनता है। अब आपके जहन में आएगा कि सर भारत, मैं यदि ये लाइन लिख दूं कि सर भारत संप्रभु संपन्न गणराज्य है, ये कैसे हुआ, संप्रभु संपन्न गणराज्य कैसे हुआ। भारत संप्रभु संपन्न गणराज्य इसलिए है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। भारत का जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष चुना जाता है। यानी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष चुना जाता है, मतलब ये हुआ कि अपन जनता सीधा उनको वोट नहीं देते हैं, जबकि अपन के द्वारा चुने हुए व्यक्ति जाकर के राष्ट्रपति को वोट करते हैं। अपन के द्वारा कौन चुने जाते हैं, एमएलए और एमपी, ठीक है ना। यानी सांसद और विधायक जाकर के किसको वोट देते हैं, राष्ट्रपति को वोट करते हैं, तब राष्ट्रपति चुना जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष चुनाव। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसीलिए भारत गणराज्य संपन्न है, ठीक है ना, गणराज्य संप्रभु संपन्न गणराज्य है। यहां से प्रश्न बनता है, कई बार तथ्य में पूछा जाता है, तथ्य पूछे जाते हैं कि भारत संप्रभु गणराज्य है। ऑप्शन नंबर 1, भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत होता है, भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है, भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो आपका ऑप्शन करना सही कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इसीलिए भारत एक गणराज्य है, ठीक है ना। भारत गणराज्य क्यों है, ये चीज अपन को यहाँ पर फैक्ट याद रख लेनी है।
विशेष नोट्स आपको क्या याद रखना है, विशेष नोट यानी सरकार के सभी जो केंद्रीय कर्मचारी और अधिकारी होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करते हैं। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो इस स्लाइड में आपने पढ़ा है कि कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका भाग 5 में है, ठीक है ना। उसके बाद संवैधानिक अनुच्छेद किसमें है, नहीं अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघीय कार्यपालिका है। और संघीय कार्यपालिका के अंग पढ़े हैं तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ठीक है ना। अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होगा। ये पढ़िए। वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। भारत गणराज्य क्यों है, क्योंकि जनता द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है ना। तो ये चीज अपने पढ़ी है यहाँ पर। और तीसरा कि सभी जो अधिकारी हैं और सारे जो केंद्र के कर्मचारी हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करते हैं। ये फैक्ट आपने यहाँ पे पढ़ा है। यहाँ से इस स्लाइड से आपके 2 प्रश्न बनने वाले हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं राष्ट्रपति संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अरे सर ओ तो बड़ो मुश्किल बात है, अनुच्छेद तो याद नहीं रहे, अनुच्छेद 18 सब खिचड़ी भेजा, मतलब खिचड़ी नहीं होगा। यहाँ अपन ऐसी एक ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे आपको आसान शब्दों के अंदर याद हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रिक्स लिखता हूं मैं, ठीक है ना, ट्रिक्स लिखता हूं, कह सकता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना। आपको आसान शॉर्ट शब्दों में मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। कैसे लिखूंगा देखो कि यहां पे एक चुटके में आपको सारे याद हो जाएंगे। एक कार्य नी रीति शू करे, ठीक है, रीति शू करे पद पुनः प्राप्त करने की योग्यताएं रखें, ठीक है ना, रखें, याद रख लेना, ठीक है ना। तो ये जो आपने याद कर ली लाइन, तो आपको कौन से अनुच्छेद याद हो जाएंगे, आपको अनुच्छेद हो जाएंगे 52 से लेकर 58 तक। 52 से लेकर 58 तक के अनुच्छेद आपको गारंटी के साथ याद हो जाएंगे। ये हम गारंटी लेते हैं, ये गारंटी के साथ में कह सकता हूं आपको, ठीक है। अब कैसे याद होंगे देखिए, भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद जुड़े होते हैं और अनुच्छेदों को कैसे याद रखना है कि अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो एक यहां से भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है ना, अनुच्छेद 52 ये कहता है। फिर अनुच्छेद 53 ये कहता है कि जो है कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। भाई अपन राष्ट्रपति तो बना दिया, पर वो राष्ट्रपति कहता है मेरे पास क्या शक्तियां क्या है, खाली बैठाने से क्या होने वाला है, मेरे पास शक्तियां क्या है। तो शक्तियां आपके पास में है, कार्यपालिका संबंधी संपूर्ण जो शक्तियां होती है वो अनुच्छेद 53 ये कहता है कि उसके अंदर निहित होती है, ठीक है ना। तो कार्य आपको याद कर लेना है 53 में, अनुच्छेद कार्य आपको किसमें याद करना, 53 में। अब है निर्वाचन, ठीक है ना, अनुच्छेद निर्वाचन। अब 54 में कि राष्ट्रपति को काम तो दे दिया पर उसको निर्वाचन, यानी निर्वाचन कैसे चुन लो, उसको निर्वाचन करो, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है या निर्वाचन जो मंडल होते हैं, कौन कौन राष्ट्रपति को चुन सकते हैं, कौन उनको वोट दे सकते हैं, ठीक है ना, और कौन उनको वोट नहीं कर सकते हैं, ये भी अपन अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। परंतु यह अनुच्छेद याद करना है, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन संबंधी बात है वो अनुच्छेद 54, ठीक है ना, एक कार्य नहीं, यानी 52, 53 और 54, ठीक है ना। उसके बाद आता है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 ये कहता है कि निर्वाचन की क्या प्रक्रिया होगी, क्या पद्धति होगी, तो इसको प्रत्यक्ष चुनेंगे, एक अप्रत्यक्ष चुनेंगे, उसके तरीके क्या है चुनने के, ठीक है ना। तो वो चीज अपन किस अनुच्छेद में पढ़ते हैं, अनुच्छेद 55 में पढ़ते हैं, ठीक है ना, अनुच्छेद 55 में पढ़ते हैं। तो रीति या कह सकते हैं या तरीका कह सकते हैं, ये है अनुच्छेद 55। और सु या इसको तो आप ऐसे ही जोड़ा हुआ है, उसको नहीं याद, इसको उससे संबंधित कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब है पद। अब देखो अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल, ठीक है ना, राष्ट्रपति की पदावधि कार्यकाल ये हो जाएगा 56 में पद संबंधी, यानी राष्ट्रपति का जो पद क्या होना चाहिए और उसकी कार्यकाल कितना होना चाहिए,
ठीक है ना, ये उसकी जो है समय सीमा क्या होनी चाहिए कार्यकाल की। उसके बाद 56, उसके बाद है 57। अनुच्छेद 57 ये कहता है कि देखो ये 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति को कितनी बार चुन सकते हैं, एक आदमी कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये जो फैक्ट आपको याद है कि राष्ट्रपति कई बार, भारत में राष्ट्रपति एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है भाई, परंतु दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। जैसे अपन बात करते हैं अमेरिका के अंदर, तो केवल 2 बार ही एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, उसके बाद उसको राष्ट्रपति बनने का मौका नहीं दिया जाता है, जबकि भारत में कई बार एक व्यक्ति बन सकता है। तो उनकी जो निर्वाचन की, पुनर्निर्वाचन की क्या पात्रता होनी चाहिए, तो ये भी 58-57 में है। अब ये प्राप्त करने की ये चीजें आपको छोड़नी है। उसके बाद योग्यता, ये है 58 में, ठीक है ना, 58 में है योग्यताएं, यानी 58 में ये देखो कि राष्ट्रपति के पद निर्वाचित होने की आवश्यक योग्यताएं ये आपकी हो जाएगी 58 में। आया ना मजा। तो बिल्कुल आपको सीधी सी बात है कि एक लाइन याद करनी है, एक कार्य नी रीति शू करे, एक कार्य नी रीति शू करे, पद पुनः प्राप्त करने की योग्यता रखे, ठीक है ना। और लाइन याद कर ली तो आपने सीधा सीधा राष्ट्रपति जितने भी उसके अनुच्छेद हैं 52 से लेकर 58 तक, वो सारे अनुच्छेद आपको कंठस्थ हो जाएंगे, ये हम गारंटी लेते हैं। तो ये जो चीज आपको याद हो गई। अब भले कि राष्ट्रपति, एक बार आपने पूरा अनुच्छेद पढ़ लिया ना यहां तक, तो राष्ट्रपति लगभग आधा पूरा हो जाएगा। अब इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, आगे देखो, आगे यहाँ पे देखो अनुच्छेद और आ रहे हैं, अनुच्छेद आ रहे हैं 60 और 59 और 60। अब देखो 59 में क्या है कि राष्ट्रपति पद के लिए अनिवार्य शर्तें, भाई राष्ट्रपति अनिवार्य शर्तें क्या है राष्ट्रपति बनने के लिए। मान लो शर्तें मतलब राष्ट्रपति सांसद नहीं हो सकता, या राष्ट्रपति एमएलए के पद पर नहीं रह सकता, ठीक है ना, और किसी भी लाभ के पद पर काम नहीं कर सकता। ये कुछ उनकी जो शर्तें होती हैं वो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 59 ये कहता है, ठीक है ना। और अनुच्छेद 60 में शपथ की प्रतिक्रिया, यानी शपथ की जो या प्रतिज्ञा, शपथ राष्ट्रपति को कौन देता है, ये महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है। तो इसमें एक तो आपको 59 याद रखना है, एक 60 याद रखना है। तो इसमें स और स, ठीक है ना, स याद रख लेना। पहले शर्तें लगाओ फिर शपथ दो, क्या लगाओ, पहले शर्तें लगाओ फिर उनको शपथ ग्रहण करवाओ, ये फैक्ट भी आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। पहले उनको शर्तें लगवाओ और फिर उनको शपथ दिलाओ। तो 59 में हो गया स और 60 में हो गया स, ठीक है ना। पहले शर्त फिर शपथ, 59 और 60 ये दो आपको अनुच्छेद याद हो गए। अब देखो अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 62, ये तो याद रखने पड़ेंगे। अनुच्छेद 62 में है, 61 में महाभियोग की प्रक्रिया, भाई पद पे तो बैठा दिया, पद पे बैठा दिया, अब उसको हटा कैसे सकते हैं, ठीक है ना। हटाने की जो प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया है, वो है अनुच्छेद 61 में, ठीक है। और अनुच्छेद 62 में है आकस्मिक रिक्ति भरने का समय और नए राष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी एक राष्ट्रपति यदि उसका महाभियोग से हटा दिया तो दोबारा आदमी को कैसे चुना जाता राष्ट्रपति को, या उनकी क्या प्रक्रिया है, उसकी क्या पदावधि रहेगी, उसको जो है कितने साल तक वो चुनाव वहां पर पद पे रहेगा, ये सारी जो प्रक्रिया है आपकी आ जाएगी अनुच्छेद 62 में, ठीक है ना। अब है 71 और 72। 71-72 है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा कौन करेगा, और यदि कोई विवाद हो जाता है उस संबंधी जिसकी शिकायतें परामर्श वगैरह वो कौन करवाता है, वो अनुच्छेद 71 में है। और अनुच्छेद 72 ये कहता है कि राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति, राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति ये अनुच्छेद 72 में है, ठीक है ना। ये इंपोर्टेंट है अनुच्छेद, इसको याद रखना है 71 और 72, ठीक है। 71 और 72 को याद रखना है कि कभी विवाद हो जाता है, विवाद पहले विवाद होता है, ठीक है ना, विवाद होता है तो उसको समा करने की, समा विवाद के साथ में समा याद रखना ना, विवाद और समा, कोई विवाद हो जाता है किसी से तो आप समा उसको कर दो 71 और 72 में, ठीक है ना। यदि 71-72 हो जाए, ऐसे याद रख लो कि जैसे कभी 71-72 हो जाए, विवाद हो जाए 71-72 में, ठीक है ना, तो उसको समा करने की क्षमता भी आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है ना। 71-72 विवाद हो गया और समा कर लो उसको, ठीक है ना। ऐसे भी उस फैक्ट को आप याद रख सकते हो। अब देखते हैं आगे, एक अनुच्छेद आ रहा 123।
अनुच्छेद 133, संसद में विश्रांति काल में यानी ऐसी आपातकाल स्थिति आ जाती है उस समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश क्या होता है? तत्काल जो आदेश कह सकते हैं अपन, यानी ऐसा जो आदेश राष्ट्रपति दे सकता है जो कानून का काम करता हो। ठीक है ना, मैं बोल दूं कि राष्ट्रपति एक ऐसा आदेश जारी करेगा जो कानून का काम करेगा, उसे हम अध्यादेश कहते हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। ठीक है ना, अपन को अपन की भाषा में समझना है, किताबी भाषा में अपन केवल जो है वहां पर लिखा हुआ मिलेगा उसको अपन सही कर लेंगे। सही तो करना है प्रश्न, और क्या करना है। ठीक है, अनुच्छेद 123 में ये कहा गया है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास में होगी। अध्यादेश आगे अपन पढ़ेंगे भी कि अध्यादेश जारी करने की क्या प्रक्रिया होती है, क्या जो है उसको कितने समय तक वो रहता है, ये चीज भी अपन यहाँ पर फैक्ट अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति है। 143 भी याद रखना कि यदि सुप्रीम कोर्ट, यदि कभी भी ऐसा होता है कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह मांग रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए हकदार है, मतलब सलाह दे सकता है, सलाह मांग सकता है राष्ट्रपति, ये उसके पास में पावर होती है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना। इस स्लाइड से आपको क्या रखना, 59 62 यदि 71 72 में विवाद हो जाए तो समा भी उसको कर लेना चाहिए। ठीक है ना, और उसके बाद में 123 में अध्यादेश जारी करना है, और अध्यादेश जारी करना और सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श यानी सलाह लेने का अधिकार भी 143 में राष्ट्रपति के पास में होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद करनी है, आसान तरीके से याद हो जाएगी, कोई भी इश्यू इसके अंदर नहीं आना चाहिए, ये मैं गारंटी के साथ में आपको कहता हूं। अब देखो आगे आपके सामने आ रही है कि राष्ट्रपति पद की योग्यताएं और कार्यकाल। भाई अपन ने ये पढ़ा कि राष्ट्रपति की योग्यता और कार्यकाल, ठीक है, तो फिर वो क्या है योग्यताएं, क्या कार्यकाल है। देखो, राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी योग्यताएं, पहली है राष्ट्रीयता, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। सीधी सीधी बात है, भारत का नागरिक नहीं होगा तो फिर राष्ट्रपति कैसे बनेगा, भारत का नागरिक होना जरूरी होगा। ठीक है, दूसरी है उसकी आयु, उम्र कितनी होनी चाहिए, उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी, 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, यानी 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, अब दूसरी तीसरी योग्यता है कि लोकसभा यानी लोकसभा का सदस्य बनने की पूर्ण योग्यता होनी चाहिए। ये नहीं कह सकता हूं मैं कि सांसद बनने की पूर्ण योग्यता उनके पास में होनी चाहिए। ठीक है ना, सांसद बनने की पूर्ण योग्यता उसके पास में होनी चाहिए, तब उसको राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। ठीक है ना, और चौथी बात है कि किसी लाभ के पद पे काम नहीं करने वाला हो। लाभ के पद पर यदि काम कर रहा हो, मान लो वो कोई जो है अच्छे जगह पर लगा हुआ हो, सरकार के अंदर भी लाभ के पद पर काम कर रहा हो, तो फिर वो लाभ का पद छोड़ेगा नहीं, ऐसा नहीं। लाभ के पद पर काम नहीं करने वाला होना चाहिए, एमएलए एमपी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, लाभ के पद पर या कहीं पर भी सांसद और विधायक नहीं होना चाहिए। मान लो ऐसा हो तो जैसे ही राष्ट्रपति के लिए प्रतिनिधि चुनाव लड़ने की योग्यता वो रखेगा, यदि वो आवेदन करेगा तो स्वतः ही वो सारी प्रक्रिया वहां पर राष्ट्रपति बनने से पहले ही वो सारी राष्ट्रपति पद से राष्ट्रपति बनने से पहले ही वो सारी योग्यता वहां पर जो है उनकी जो सारी जो लाभ के पद वाले सिस्टम सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, निरस्त हो जाएगा स्वतः। यदि केंद्र राज्य सरकार के किसी अधीनस्थ लाभ के पद पर कार्य न करता हो, अब आपके दिमाग में आएगा सर कि राज्यपाल हो या किसी जगह मंत्री हो तो वो लाभ का पद माना जाएगा ना जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फैक्ट यहां से सवाल बनता है कि राज्यपाल या मंत्री पद लाभ के पद में नहीं शामिल होगा, यानी राज्यपाल और मंत्री पद, यदि कहीं पर केंद्र में मंत्री है यानी मंत्री का पद यदि है तो उसको लाभ के पद में नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहां से प्रश्न आता है तो इसको भी आपको याद करना है अच्छी तरीके से। अब आती है कि कार्यकाल और पद मुक्त। कार्यकाल कैसे होता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल होता है। आज चीज तो अपन सब ने है कि कितनी है, 5 साल है। ठीक है ना, 5 साल होता है, राष्ट्रपति 5 साल होता है। इस्तीफा, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है, यानी कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। यहां से प्रश्न बन रहा है, उपराष्ट्रपति को सौंपता है, किसको सौंपता है, उपराष्ट्रपति को
सौंपता है, यानी उपराष्ट्रपति को वो त्याग पत्र सौंपता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है ना, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। अतिक्रमण या निष्कासन, यानी संविधान की अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगा करके हटाया जा सकता है। एक शर्त है कि यदि संविधान की सही उल्लेख नहीं कर रहा हो, ये संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा हो, या संविधान का अतिक्रमण करने पर, या संविधान के अनुरूप संविधान का उल्लंघन करने पर, या संविधान के अनुसार काम नहीं करने पर उसको 61 अनुच्छेद 61 के तहत महाअभियोग लगा करके हटाया भी जा सकता है। ये भी आपको बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। और पद की निरंतरता, यानी नया उत्तराधिकारी पद ग्रहण कर ले तब तक पुराना राष्ट्रपति बना रहेगा। मान लो महाभियोग लग भी गया, उसको हटाने का, जब तक नया आदमी नहीं आए तब तक पुराने को नहीं हटाया जा सकता। राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहता है, ये फैक्ट आपको याद रखना है, ये चीजें याद रखनी है। तो इस स्लाइड से अपने क्या याद किया, जल्दी जल्दी एक बार वापस दोहरा देते हैं। राष्ट्रपति पद की योग्यता, मेन तो भारत का नागरिक, 35 साल की उम्र, लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा का सदस्य रखने की योग्यता उनके पास होनी चाहिए। केंद्र सरकार के किसी लाभ के पद पर काम, राज्य या केंद्र के लाभ के पद पर काम नहीं करने वाला हो। ठीक है ना, और राज्यपाल और मंत्री पद लाभ के पद में नहीं माना जाएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। अब है सब कार्यकाल और पद मुक्त। ठीक है ना, 5 साल का कार्यकाल होता है, इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है ना, अतिक्रमण और निष्करण, अर्थात संविधान का कहीं अतिक्रमण कर रहा हो या निष्कासन कर रहा हो, संविधान का सही जो उपयोग नहीं कर रहा हो, तो उसको महाभियोग के तहत 61 अनुच्छेद 61 के तहत उसको हटाया भी जा सकता है। ठीक है ना, और यदि नया आदमी नहीं आए, पुराना जो राष्ट्रपति, नया व्यक्ति नहीं आए, तब तक पुराना व्यक्ति बना रहेगा, राष्ट्रपति बना रहेगा, निरंतरता रहती है, यानी पद 1 मिनट भी खाली नहीं रहता। ठीक है ना, अब देखो विशेष त्याग पत्र या सूचना, राष्ट्रपति द्वारा जब त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दिया जाता है तो ये फैक्ट याद रखना है कि वो किसको सूचना देगा। क्या भाई मैं त्याग पत्र दे रहा हूं, मैं त्याग पत्र दूं, ठीक है ना, सूचना भी देवे नहीं, यूं नहीं खाली खाली त्याग पत्र दे दे चुपचाप जान, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो किसको त्याग पत्र देगा, वो त्याग पत्र देगा लोकसभा अध्यक्ष, सूचना देगा लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है ना, लोकसभा अध्यक्ष को क्या देगा, अध्यक्ष को सूचना देगा, सूचना दे कि अभी मैं त्याग पत्र दे रहा हूं। ठीक है ना, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है कहीं बार, किसको देता है, लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देता है। तो ये स्लाइड आपकी कंप्लीट हो गई, यहां से आपको पूर्ण रूपेण सारे टॉपिक याद हो गए। ठीक है ना, अब देखो, अब आगे है निर्वाचन, पुनः निर्वाचन की योग्यता और नामांकन प्रक्रिया, पुनः निर्वाचन की पात्रता और योग्यता। ठीक है ना, असीमित अवसर होता है, यानी भारत के अंदर एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। ये फैक्ट है कि भारत में एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है और कोई जितनी चाहे जितनी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। जबकि अमेरिका वगैरह के अंदर ये जो उसकी तुलना करें तो उसमें 2 बार ही राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, उसके बाद नहीं बनाया जा सकता। ठीक है ना, नामांकन प्रक्रिया और शर्तें क्या होती है, ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए, यहां से इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। अब बात क्या आती है कि भाई कभी ऐसा हुआ भी था कि एक व्यक्ति कई बार चुनाव में खड़ा हो गया, जब भी राष्ट्रपति का चुनाव आता खड़ा हो जाता, जोड़ा डंडा लेके मैं राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हूं, ऐसा करता है। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया गया, एक ऐसा सिस्टम किया गया कि उसको कैसे रोका जाए। तो उन्होंने क्या किया कि प्रस्तावक और अनुमोदक, यानी आपके जितने सांसद हैं उसमें से 50 आदमी आपको कहेंगे कि भाई हाँ ये राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है, उसको खड़ा तो करेंगे 50 आदमी साथ, अनुमोदक प्रस्तावक होंगे और उसके बाद 50 व्यक्ति उसका अनुमोदन करेंगे कि भाई हाँ ये व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए इसका हम अनुमोदन करते हैं। ठीक है, तो कुल 50 प्रस्तावक, 50 आपका हो जाएगा प्रस्तावक, ठीक है ना, और 50 हो जाएंगे अनुमोदक। अनुमोदक का मतलब जो प्रस्तावक कहेंगे कि भाई हाँ उस आदमी को अपन को राष्ट्रपति बनाने के लिए खड़ा करना है, तो उसका अनुमोदन करेंगे कि मैं इसके पक्ष में हूं, मैं इनका अनुमोदन करता हूं। ठीक है ना, ये चीजें होती है, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक का होना जरूरी होता है। ठीक है ना, दूसरी बात कि जमानत राशि, जमानत राशि आपको 15,000, यानी जमानत राशि सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसको 15,000 रुपया, कितना, 15,000 रुपया जमा कराने पड़ेंगे। कहां पर जमा कराने पड़ेंगे, आपको रिजर्व बैंक में जमा कराने पड़ेंगे, आरबीआई के अंदर 15,000 रुपया जमा कराना पड़ेगा और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का होना जरूरी है, तब आप राष्ट्रपति का नामांकन कर सकते हैं।
आई बात समझ में? ऐसे सीधे आदमी उठ करके नामांकन नहीं कर सकता है। 50 पहले आदमी उसको प्रस्ताव देंगे, 50 उसका अनुमोदन करेंगे और उसके बाद में जो है 15,000 रुपए की राशि आरबीआई में जमा करवाएंगी और फिर जमा कराने के बाद उसको नामांकन पद के लिए चुना जाएगा। ठीक है ना? ये तो इसकी इस स्लाइड की मेन बात हो गई। अब आगे बात करते हैं कि निर्वाचन मंडल में कौन कौन होंगे। यानी आपको पता होना चाहिए कि जैसे घर तो है, पर घर में कौन कौन आदमी है, भाई निर्वाचन कौन कौन करने वाले हैं, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। देखते हैं यहाँ पे, भारत का राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। ये तो बात मैंने पहले कर दी कि जनता द्वारा सीधे नहीं चुने जाते हैं, सीधे नहीं चुने जाते हैं। जबकि कौन चुनता उसको, उनको अप्रत्यक्ष रूप से तो चुनाव जनता ही करती है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है, जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है ना? अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है, सीधा उसको चुनाव नहीं होता है। अब ये मामला आता है कि भाई उसके चुनाव मंडल में कौन कौन व्यक्ति होते हैं, यहां से प्रश्न बनता है, यहां से प्रश्न सीधा बनता है। तो भाग लेने वाले सदस्य निर्वाचन, संसद के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जोर दे रहा हूं इसके ऊपर, निर्वाचित सदस्य, संसद और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरी बात आती है कि विधानसभाएं, यानी सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है ना? विधानसभा की निर्वाचित सदस्य, विधानसभा कह रहा हूं, ध्यान रखना, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें कौन कौन से, दिल्ली, पुडुचेरी यानी पांडिचेरी कैसे, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। फिर से दोहरा रहा हूं इसको कि कौन कौन लेते हैं, जो संसद, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, याद रखो बिल्कुल। ठीक है ना? और जम्मू, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य, ये केंद्र शासित प्रदेश है, इनके निर्वाचित सदस्य। अब देखो कि दिल्ली और जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी वो संविधान संशोधन, 70वें संविधान संशोधन के तहत उनको वापस जो है ये शामिल किए गए थे। 70वें संविधान संशोधन के तहत उनको शामिल किए गए कि भाई आप भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हो सकते हो। ठीक है ना? और जम्मू कश्मीर को तो सहित 2019 में ही किया है, 2019 में उनको शामिल किया है जम्मू कश्मीर। ठीक है? अब हम भाग, ये तो यहां से प्रश्न बन गया। अब बात आ रही है कि भाग लेने वाले, भाग नहीं लेने वाले, दो चीज यहां सीधे आ रही है। एक तो है भाग लेने वाले, एक भाग नहीं लेने वाले। यहां से प्रश्न जरूर बनता है, ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि संसद के मनोनीत सदस्य, चाहे लोकसभा हो और चाहे राज्यसभा हो, उनके मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। मनोनीत सदस्य क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति उनको मनोनीत करता है, तो फिर मतलब ये चीजें होती है कि मनोनीत सदस्य को भाग लेने का अधिकार नहीं है। ठीक है? और राज्य विधानसभा के मनोनीत, विधानसभा के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के संपूर्ण सदस्य, चाहे वो मनोनीत हो और चाहे निर्वाचित हो। चीज समझ में आई? और फिर है दिल्ली पुडुचेरी के मनोनीत सदस्य, विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। कहने का मतलब है, 100 बात की एक बात है कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और एक चीज याद यहां रखना है कि आपको ये याद रखना है कि राज्य के यानी राज्य विधान परिषद, राज्य विधान परिषद सभी मेंबर, चाहे निर्वाचित हो और चाहे मनोनीत हो, यानी कोई भी मेंबर विधान परिषद का राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता है। ये चीजें हैं, एक तो निर्वाचन नहीं लेने वाला और निर्वाचन लेने वाले। ठीक है? ये फैक्ट आपको याद हो गया। अब इस स्लाइड को वापस मैं एक बार दोहराता हूं, ध्यान रखना। देखो कि निर्वाचन कौन कौन लेता है, कि राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है? राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, उसके बाद सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और उसके साथ साथ में दिल्ली, पुडुचेरी और उसके साथ साथ में जम्मू कश्मीर विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन नहीं लेते हैं? कौन नहीं लेते हैं?
संसद के दोनों सदनों के यानी लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, उसके साथ साथ में विधान सभा के मनोनीत सदस्य, ठीक है ना, उसके साथ विधान परिषद के संपूर्ण सदस्य, विधान परिषद के संपूर्ण सदस्य और दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर के मनोनीत सदस्य ये भाग नहीं लेते हैं। ये स्लाइड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसी ट्रिक से याद रखना है। कहने का मतलब हो गया कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं और विधान परिषद के सभी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। आगे चल के देखते हैं, आगे देखो। अब यहाँ पे देखो कि निर्वाचन पद्धति एवं मतों का कोटा। अब निर्वाचन पद्धति क्या होती है? निर्वाचन पद्धति कहीं बाहर पूछी जाती है। भाई तरीका तो हो गया कि भाई इस आदमी को दुल्हा बनाया जाएगा, पर दुल्हा बनाने की प्रक्रिया क्या होगी? फेरे खिलाए जाएंगे, कोर्ट मैरिज करवाई जाएगी, क्या इसका प्रोसेस क्या है? आई बात समझ में? तो प्रोसेस भी समझना जरूरी है, प्रोसेस समझना जरूरी है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है? प्रतिनिधित्व मंडल कौन कौन होता है? तो देखो प्रक्रिया क्या है, चुनाव प्रक्रिया। चुनाव प्रक्रिया है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है ना, यानी राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व मत पद्धति के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, मत प्रणाली के द्वारा होता है, ठीक है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। इसको भी अपन प्रक्रिया में अलग समझेंगे, आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगी। मतदान गुप्तता, यानी चुनाव पूर्ण रूप से गुप्त मतदान द्वारा होता है। गुप्त मतदान होता है, बताया नहीं जाता भी मैं वोट दिया, मैंने इसको वोट दिया, मैंने इसको दिया, नहीं, गुप्त मतदान होता है, बिल्कुल ठीक है ना, गुप्त मतदान होता है। और जीतने की अनिवार्य शर्तें क्या? विजेता बनने के लिए उम्मीदवार को मतों का एक निश्चित जो कोटा होता है उसको पूरा करना होता है, ठीक है। निश्चित कोटा का सूत्र क्या है? कि निश्चित कोटा का सूत्र है कि कुल वेद मत, जितने जो मत आए हैं उस मतों के में भाग देना है निर्वाचित पद में एक जोड़, निर्वाचित पद प्लस एक जोड़ना है, उसको वैधानिक मतों में भाग देना है और फिर जो है उसका उस पूरे जो वेद मत होते हैं उसमें एक जोड़ा जाता है। ये होता है उसका निर्वाचित कोटा प्राप्त करने की। कुल वेद मतों का 50% से कम है तो एक मत अधिक होना आवश्यक होता है, यानी 50% से एक मत अधिक हो तो उसको जो है उसको फिर जो है उनका अनिवार्य होता है, उनको अनिवार्य रूप से विजेता घोषित किया जाता है। तो ये जो है निर्वाचित कोटा हो गया और उसकी पद्धति हो गई। अब देखो बिल्कुल आसान भाषा में अपन को समझना है संवैधानिक रूप से इनकी प्रक्रिया क्या होती है। देखो एक विधायक का मत मूल्य, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है तो अपन के यहाँ से जैसे एमएलए साहब को भेजते हैं राष्ट्रपति पद में चुनाव करने के लिए, तो अब वो कितना वोट लेके जाएंगे, कितने वोट लेके जाएंगे, यानी कितने आदमी का प्रतिनिधित्व करेंगे, ये भी चीज समझनी है, ये चीज अपन को समझनी है। तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया, क्या सूत्र क्या होता है? सूत्र देखते क्या होता है, देखो कि मत मूल्य राज्य की कुल जनसंख्या में, राज्य की कुल जनसंख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इंटू 1/1000, ठीक है ना, ये चीज होती है। उससे अपन ज्ञात कर सकते हैं कि एमएलए यानी एमएलए के में कितने उनके पास में व्यक्ति हैं, ठीक है ना। जनसंख्या का आधार ध्यान रखना, जनसंख्या का आधार 1971 ही होगा, जनसंख्या का आधार 1971 होगा और ये कब तक रहेगा? ये 2026 तक रहेगा। यानी जनसंख्या यहाँ पर जो जनसंख्या आएगी ना, कुल जनसंख्या वो 1971 की आएगी और 2026 तक यही जनसंख्या चलेगी, ठीक है ना। ये 1971 का आधार वर्ष 2026 तक वैध रहेगा। और ये व्यवस्था कब की गई? ये व्यवस्था की गई 84वें संविधान संशोधन, यानी 84वें संविधान संशोधन के तहत ये व्यवस्था की गई। कब की गई? उन जो है 2001, कब की गई? 2001 में। 2001 में एक संविधान संशोधन किया गया, 84वें संविधान संशोधन। और 84वें संविधान संशोधन में यह कहा गया कि भाई 1971 ही जनसंख्या वैध होगी, ठीक है ना, और 1926 तक ये मामला वैसा ही रहने वाला है, ठीक है ना। अब 26 चल रही है तो यहां तक तो ये मामला वैसा ही है, ठीक है ना। उसके बाद फेरबदल हो सकता है, उसमें जनसंख्या में बदलाव कर सकते हैं, जनसंख्या जनगणना हो रही है नहीं तो उसके अनुसार कुछ बदलाव होंगे, ठीक है। अब देखो एक सांसद का मत मूल्य क्या होता है? सांसद होता है, ये ट्रिक्स तो छोटी पूछी तो नहीं जाती पर कहीं कहीं पूछ भी लेते हैं, ठीक है ना, कि राज्य के सभी विधायकों का मत मूल्य में आप संसद के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं कुल सदस्य संख्या उसका भाग दिया जाता है।
इसमें संसद के दोनों सदन, लोकसभा वे केवल निर्वाचन सदस्यों को ही हर रखा जाता है, इनमें मनोनीत को नहीं रखा जाता, निर्वाचित सदस्यों रखा जाता है। निर्वाचित सदस्य याद रखना, ठीक है ना, संसद में कुल निर्वाचित सदस्य ही रखे जाते हैं, मनोनीत इसके अंदर शामिल नहीं किए जाते। तो ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो गया, ठीक है ना। आगे वर्ग, इसमें ये पूछा जाता, सवाल कहां से बनता, देखो सवाल बन रहा है आपका, यानी किस संविधान संशोधन के तहत व्यवस्था की गई, तो 84वें संविधान संशोधन के तहत व्यवस्था की गई। और इनका जो है जनसंख्या कौन सी मानी जाती है, 1971 जनसंख्या मानी जाती है, और वो वेद कब तक है, 26 तक है, ठीक है ना। और ये आपको संसद में देख लो कि निर्वाचित सदस्य उसके अंदर भाग लेते हैं, उसका भाग दिया जाता है, मनोनीत का नहीं दिया जाता। ये फैक्ट यहां पर आपको अच्छी तरीके से याद हो गया है। चले आगे देखो कि अगर आगे देखना है कि राष्ट्रपति पद की शपथ और प्रतिज्ञा, यानी राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है और उसको कैसे प्रोसेस होता है, ये देखो कि पदाधिकारी या कौन दिलाता है। राष्ट्रपति पद को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है भाई, शपथ दिलाता है कौन, शपथ दिलाता है सीजेआई, यानी सीजेआई, ठीक है ना। सीजेआई यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाता है, ठीक है, न्यायाधीश शपथ दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो राष्ट्रपति को क्या शपथ दिलाता है। मान लो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं हो तो कौन दिलाता है, तो वरिष्ठ न्यायालय, वरिष्ठ जो न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो उनको क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होता है वो उनको शपथ दिलाता है, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखनी है, शपथ दिलाने का काम कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई, ठीक है ना। अनुपस्थिति में उनको जो है वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाया जाता है शपथ। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि राष्ट्रपति की शपथ का जो फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मेट होता है या प्रारूप होता है, वो तीसरी अनुसूची में नहीं है, ठीक है ना। राष्ट्रपति की जो तीसरी अनुसूची के अंदर, उसका तीसरी अनुसूची में जो प्रारूप है शपथ का, वो प्रारूप नहीं है। बाकी जितने भी मंत्री वगैरह हैं, जितने पदाधिकारी हैं, उन सब का अनुसूची 3 में है, जबकि यहाँ पर जो है अनुच्छेद 60 में सीधा दिया हुआ, अनुच्छेद 60 में ये बात कही गई है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल और राष्ट्रपति का जो शपथ का प्रारूप है वो अनुच्छेद 3 में नहीं है, और वो किस में है, वो है सीधा अनुच्छेद 159, और एक राज्यपाल का 159 और 160 में हो जाएगा आपका राष्ट्रपति का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अपवाद है क्योंकि राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप सीधा 160 में है, और इनके सभी पदाधिकारियों को, सभी जो पदाधिकारी होते हैं वो एक जो है अनुसूची 3 में उनका शपथ का प्रारूप होता है। वे शपथ किस प्रारूप में लेंगे, वो अनुच्छेद 3 में नहीं होकर के 60 और 159 में है, याद रखना। 60 में राज्यपाल और 59 में राज्यपाल, 159 में और 60 में हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, ठीक है। अब आगे अपन देखते हैं, आगे आपके सामने जो है वो है महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया कैसे होती है, देखो कि महाभियोग की बुनियादी प्रक्रिया, महाभियोग का मतलब होता है उसको हटाने की क्या प्रक्रिया है, कैसे उनको हटाया जा सकता है, ठीक है। आधार संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन, ये ध्यान रखना, संविधान का अतिक्रमण किया जाता है या उल्लंघन किया जाता है तब उसको हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ये याद रखना है, जो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, यहां से प्रश्न आता है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है हटाने की प्रक्रिया। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा, परंतु वो एक ऐसी प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। संसद में किसी भी, यानी संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता महाभियोग, या लोकसभा और राज्यसभा किसी में महाभियोग लाया जा सकता है, यानी राज्यसभा में भी लाया जा सकता है और लोकसभा के अंदर भी लाया जा सकता है, ठीक है ना। प्रथम चरण क्या होता है कि प्रस्ताव लाने वाले सदन में 1/4
प्रस्ताव लाने वाले चरण में सदन में 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करके 14 दिन पूर्व उनको सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है कि भाई 14 दिन पहला मैं आपको हटाऊंगा। ठीक है, ये मान लो कहने का मतलब है कि उसको पहले सूचना देते हैं कि 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्य, और फिर प्रथम सदन कुल सदस्य संख्या 2/3 बहुमत से जो प्रस्ताव पारित करके दूसरे सदन में भेजते हैं। मान लो पहले सूचना देते हैं कि आपको हटा रहे हैं, और उसमें एक चौथाई और उसके बाद में 2/3 बहुमत से यदि पारित हो जाए तो फिर दूसरे सदन में जाता है, और दूसरा सदन क्या करता है कि राष्ट्रपति दूसरे सदन विचार करता है, उसके ऊपर विचार करता है, और दूसरे सदन में जाने पर राष्ट्रपति के पास ये सूचना पहले से ही होती है, तो राष्ट्रपति वहां पर आकर के अपना पक्ष रख सकता है, व्यक्तिगत भी रख सकता है और न्यायवादी के द्वारा भी पक्ष रखवाया जा सकता है। ठीक है ना। और आरोप की जांच होती है, आरोप आपको लगे हैं संविधान अतिक्रमण का आरोप, केवल एक आरोप संविधान का अतिक्रमण का आरोप होता है, तब उनके ऊपर महाभियोग लगता है। तो दूसरा सदन उन आरोपों की जांच करता है और राष्ट्रपति अपना पक्ष रखता है, न्यायवादी के माध्यम से भी रख सकता है। यदि दूसरा सदन उसको दो पक्ष आरोप सिद्ध हो जाता है, आरोप जब सिद्ध हो जाता है तो दूसरा सदन उसको 2/3 बहुमत से पास कर देता है, तो उस स्थिति से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। आई बात समझ में? पहले अब देखो नहीं समझ में आई, समझ में नहीं आई। देखो एक सदन जैसे लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना, दो सदन हो गए, तो दोनों सदनों में किसी में लाया जा सकता है। तो जिस सदन में मान लो लोकसभा में लाते हैं तो पहले 1/4 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति को सूचना देते हैं, उनका पास करके यहां से पास हो जाता है विधेयक, तो फिर जो है वो सूचना दी जाती है, और सूचना देने के बाद सूचना देते हैं वो कितने 14 दिन पहले उनको सूचना देते हैं। सूचना देने के बाद में 2/3 बहुमत से, यानी प्रथम सदन में 2/3 बहुमत से वो पारित कर दिया जाता है, यानी 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो फिर ये राज्यसभा में भेजा जाता है। ठीक है ना, राज्यसभा में भेजा जाता है मान लो, और राज्यसभा में भेजने के बाद में राज्यसभा उन आरोपों की जांच करती है, और आरोपों की क्या करती है, जांच करती है। जांच करते समय उसको राष्ट्रपति को यानी व्यक्तिगत रूप से बुला करके उनका जो पक्ष रखने का अधिकार है या न्यायवादी के द्वारा उसको पक्ष को रखा जा सकता है। ठीक है, और फिर जो है यदि आरोप सिद्ध हो जाता है तो फिर जो है 2/3 बहुमत से पास हो जाता है महाभियोग प्रक्रिया, तो फिर राष्ट्रपति को कुर्सी से हटना पड़ता है। ठीक है, आई बात समझ में? ये चीज होती है, ये प्रोसेस होता है, ये जो है प्रोसेस होता है उसको महाभियोग लगाने के लिए। ठीक है ना, ये आपको आसानी से याद करना है, आसान ट्रिक से याद करना है, कुछ नहीं है। एक सदन में जाए, एक सदन उनको पहले जिस सदन को बहुमत लाना होता है, महाभियोग लाना होता है, वो 1/4 से पास करके फिर प्रस्ताव भेजते हैं राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उन प्रस्ताव भेज दिया, फिर 2/3 बहुमत से सदन में पास हो गए, एक सदन में, दूसरा सदन भेजता है, दूसरा सदन आरोप की जांच करता है। जांच करने के बाद में फिर जो है जांच करते समय पक्ष रखने का अधिकार राष्ट्रपति को, फिर आरोप सिद्ध हो गया तो फिर राष्ट्रपति वो सदन 2/3 बहुमत से पास हो गया विधेयक, तो फिर जो है महाभियोग प्रक्रिया, तो फिर उसको वो मान लिया जाता है, हटा हुआ मान लिया जाता है। ठीक है, अब आगे बात आ रही है कि राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया के विशेष नियम। अब महाभियोग प्रक्रिया के विशेष नियम क्या थे, जहां से सवाल बनते हैं, सवाल कहां से बनते हैं, देखो कि भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया। भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ जिसके ऊपर महाभियोग लगा है, किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया गया। ठीक है ना, मनोनीत सदस्य यानी संसद के सभी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं, जबकि महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यानी निर्वाचित जो सदस्य हैं, बड़ो मामलो है, निर्वाचित सदस्य यानी निर्वाचित जो सदस्य हैं वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। चुनाव में क्या नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं, जबकि महाभियोग के अंदर भाग लेते हैं, महाभियोग प्रक्रिया में भाग लिया जाता है। अरे बहुत बड़ा मामला है कि उनको चुन नहीं सकते पर हटा सकते हैं। ठीक है ना, हटाने में भाग ले सकते हैं। और विधान परिषद के सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं,
चुनाव में भाग लेते हैं। कौन? विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं, जबकि चुनाव में भाग लेते हैं, महाअभियोग में भाग नहीं लेते। आई बस, ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट यहां से प्रश्न बनता है, कहीं बार एग्जाम में बनता है, आपको याद रखना। यानी निर्वाचन सदस्य, मनोनीत सदस्य मनोनीत सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेते, महाअभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जबकि विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य तो चुनाव में भाग लेते हैं, जबकि महाअभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। ये विशेष फैक्ट है, यहां से इस विशेष फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। अब मान लो आकस्मिक रिक्ति एवं कार्यवाहक व्यवस्था, यदि आकस्मिक रिक्ति यानी अचानक कोई पद खाली हो जाए तो फिर क्या करें? अचानक पद खाली हो गया तो उसमें रिक्ति होने पर क्या करें कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। यदि राष्ट्रपति हट गया तो उपराष्ट्रपति उनकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, और यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है तो मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति बनेगा, और उनकी उपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। ऐसा होता है? हाँ जी होता है। कब हुआ? ये 1959 में हुआ था, एक घटना हुई थी 1959 में। यानी डॉक्टर जहांगीर हुसैन राष्ट्रपति थे और उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। उसकी जगह आकस्मिक उनकी मृत्यु हो गई तो उसकी जगह वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनाया गया। उपराष्ट्रपति थे, उसको राष्ट्रपति बनाया, परंतु उन्होंने वो भी राष्ट्रपति पद की दावेदारी कर दी थी उन्होंने, तो उस समय वो पद खाली हो गया था, ठीक है ना। और वो खाली हो गया तो उस समय मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ये फैक्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करना है, क्योंकि हिदायतुल्लाह एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ये इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ, उसके बाद कभी नहीं हुआ। यहां से प्रश्न कई बार पूछा जाता है। कौन? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये हिदायतुल्लाह, ठीक है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, और उनको राष्ट्रपति बनाया गया क्योंकि वीवी गिरी उस समय राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी लेके खड़े हो गए थे और जहांगीर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। तो ये जो मामला यहाँ करके फंस गया, और उनको एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति बने थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है ना। अब ये हमने यहाँ पर जो है वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए भाग 1 में रखा ये, ठीक है ना। भाग 1 में हमने यहाँ पे ये चीजें पढ़ी है। अब हम भाग 2 राष्ट्रपति का अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर अपन जो उसकी कार्यपालिक शक्तियां हैं, विधायिक शक्तियां हैं, इनको अच्छी तरीके से याद करेंगे। न्यायिक शक्तियां उनके पास में क्या है, ये सारी चीजें याद करेंगे अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।